जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के साथ में आपके एनसीईआरटी के बुक 2 में 12th में जो एटम्स चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। भैया पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव निकालना है जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से। द साइज ऑफ एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड्स मॉडल। और हमें साइज को कंपेयर करना है कि भैया साइज कैसा कैसा होता है। तो दोनों में साइज तो लगभग सेम ही दिखाया था, यानी कि हम जाएंगे नो डिफरेंट। फिर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो भैया थॉमसन्स मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थे, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। दैट मीन्स यहां पर मेरे पास में आएगा रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, चलिए। अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन इज डूम टू कोलैप्स। भैया थॉमसन मॉडल तो वैसे स्टेबल है, तो अगर कोलैप्स होने वाला होगा तो वो कौन होगा? रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करेगा, अगर करेगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स होकर स्पाइरल मोशन करते हुए न्यूक्लियस पे आ जाएंगे। फिर एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बट एज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा भैया, यूनिफॉर्म किस में था? थॉमसन मॉडल में। नॉन यूनिफॉर्म किस में था? रदरफोर्ड मॉडल में। क्योंकि हमें बताना कि रदरफोर्ड मॉडल जो था वो तो प्लम पुडिंग मॉडल था कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जबकि थॉमसन मॉडल में ऐसा था। जबकि रदरफोर्ड मॉडल में क्या था? रदरफोर्ड मॉडल में तो भैया बीच में न्यूक्लियस था और आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, तो आसपास की जगह तो काफी सारी खाली थी उसके पास में। द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses मोस्ट ऑफ द मास इन। हाँ, पॉजिटिव चार्ज में मोस्ट ऑफ द मास कहाँ था? न्यूक्लियस में था। किसके हिसाब से? रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ पर आएगा रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? ओके, देखो भैया हुआ क्या कि अगर आपने गोल्ड के न्यूक्लियस की जगह पर, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल होती है और जब अल्फा पार्टिकल जाता है तो वो या तो सीधे निकल जाता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे निकल रहे थे, कुछ बैंड हो रहे थे ऐसे, कुछ ऐसे मुड़ के जा रहे थे। तो ये अलग अलग डेविएशन शो करते हैं। कब? जब गोल्ड फॉइल होती है तब। क्यों? क्योंकि गोल्ड का मास ज्यादा होता है तो अल्फा पार्टिकल उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, वो मुड़ना प्रेफर करता है। अगर आप इस अल्फाबेट इस गोल्ड फॉइल की जगह पर हाइड्रोजन रख दोगे तो भैया हाइड्रोजन का मास कम है। हाइड्रोजन का मास कम है तो ये जो आप 100% डेविएशन देख रहे हो, 180 डिग्री डेविएशन देख रहे हो, ये वाली चीजें वहां पर थोड़ी सी कम फील होगी आपको, वो वाली चीज आप देख नहीं पाओगे ठीक से। ये डिफरेंस हो सकता है। आइए, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू लोअर लेवल। अगर एनर्जी का डिफरेंस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो बेटा हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो एच नहीं होती है, मतलब जो फोटोन रिलीज होगा इस एनर्जी का ट्रांजिशन की वजह से वो एच नहीं होगा, एच नहीं एनर्जी का होगा। तो यहां से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट विल बी 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई एच विच इज 6.63 इंटू 10⁻34। आओ जरा इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास में 2.3 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 6.63, 0.55, 0.56 ही मान लेते हैं। तो दिस इज 0.56 इंटू 10⁻34 ऊपर जाएगा 19 और 34 कितना हो गया भैया? तो ये आ गया और 15। ये मेरे पास आ रहा है हर्ट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The ground state energy of a hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energies of the electron in this state? भैया होता क्या है कि जब आप टोटल एनर्जी देखते हो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है देखो ना, इसकी डबल होगी और नेगेटिव में होगी, तभी तो दोनों जुड़ के इसके बराबर आएगा। तो वो होती है माइनस 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। अब मुझे क्या, अच्छा मुझे इसका मतलब पता है कि भाई टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो आएगा, दैट रेशियो विल बी -1:1:-2। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 दी हुई है,
तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये कितनी दी हुई है, -13.6। अगर ये -13.6 है तो ये कितनी होगी, +13.6। और ये कितनी होगी, -27.2। ये आ रहा है मेरे पास में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि अगर ग्राउंड स्टेट पर टोटल एनर्जी -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी होगी +13.6 और पोटेंशियल एनर्जी होगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल, एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एंड excited to n equals to 4 level, determine the wavelength and frequency of the photon। भैया अगर n equals to 1 से n equals to 4 चला गया तो एनर्जी जो होगी वो होगी 13.6 z स्क्वायर, z तो हाइड्रोजन का 1 है, और 1/1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। तो ये मेरे पास में आ गया 13.6 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आ गई मेरे पास में एनर्जी। अब अगर मुझे इससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी तो मैं कैसे निकालता हूँ, एच न्यू इक्वल्स टू ई। तो ई आ जाएगा मेरे पास में 13.6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और ऊपर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आगे फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में है ना, इससे भी कैलकुलेट करेंगे। और अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो एच सी बाई लेमडा इज ई, है ना, तो लेमडा इज एच सी बाई। अब एच सी क्या होता है भैया, 6.63 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ई विच इज 13.6 इंटू 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ऊपर आ जाएगा मेरे पास में 16 और ये आ जाएगा मीटर में। चलिए फाइनल एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। चलिए तो ये कितना आ रहा है, आओ ज़रा देखते हैं। मेरे पास में आ रहा है 13.6 इंटू 15 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 6.63। तो ये आ रहा है मेरे पास में 3.07 इंटू 10⁻, ये कितना आ जाएगा 15 हर्ट्ज। अगर इधर देखें तो ये आ रहा है हमारे पास में 6.63 इंटू 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 15 और डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये मेरे पास में आ रहा है 0.975 इंटू 10⁻, ये तो आ जाएगा -15, यस, और -15 प्लस 8 विल बी -7 और ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे वेवलेंथ, ये आगे फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला सवाल 12.6 क्या बोल रहा है भैया कि यूजिंग दी बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन n equals to 1 2 3 levels, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल्स। देखो वैसे तो स्पीड का डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर मैं 2.18 इंटू 10⁻6 को इक्वेट कर दूं ग्राउंड लेवल से, लेकिन फिर भी अगर वो n equals to 1 की भी पूछ रहा है तो इसका मतलब वो हमसे थोड़ा सा डेरिवेशन करवाना चाह रहा है, और अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का हो तो हम डेरिवेशन कर भी देंगे। करना कुछ नहीं है, क्या करना है भैया, mv²/r इक्वल्स टू kZe²/r²। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, mvr इक्वल्स टू nh/2π, है ना। अपने से क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, और r से एक r गया, यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, nh/2π mv। तो mvr, r इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो kZe²/mv², और r की जगह पे मैंने क्या रख दिया, nh/2π mv। चलो भैया, एक m से एक m गया, एक v से एक v गया, और मेरे पास v की वैल्यू फाइनली आ गई k इंटू 2πZe² nh। ठीक, आओ मैं n को एज इट इज रख के बाकी की वैल्यूज रख देता हूं। तो v मेरे पास में आ रहा है 1/n टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन ही है, यस। तो z इज एटॉमिक नंबर विच इज 1,
मेरे पास में आ गया के कितना होता है, पहले मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो के इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 पाई, z इज 1, ई स्क्वायर इज 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अलग निकाल दिया हमने, और ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34, और ये जो आएगा ये ऐसे यूनिट्स में यानी कि मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। आओ जरा निकालें। तो 9 इंटू 2 इंटू 3.14 विच इज पाई इंटू 1.6 इंटू 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.63, तो ये मेरे पास में आएगा 21.82 इंटू 10 टू दी पावर, ऊपर अगर देखा जाए तो मेरे पास में आ रहा है 19 इंटू 2 38, तो -38 यहाँ से आ जाएगा, +34 ऊपर जाएगा तो -4 बच जाएगा, और +9 -4 इज +5, तो ये आएगा 10 टू दी पावर 5, यानी कि ये डिवाइडेड बाय n, तो आई एम गेटिंग 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मुझे स्पीड निकालनी है n इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 में, तो v मेरे पास में आ गया है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय n, तो n इक्वल्स टू 1 जब होगा तब मेरे पास स्पीड आ जाएगी कितनी, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अगर n इक्वल्स टू 2 होगा तो स्पीड आ जाएगी इसकी आधी, यानी कि 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर n इक्वल्स टू 3 होगा तो स्पीड आ जाएगी 2.18 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 0.7 और 2 ऐसे कुछ आएगी इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम पीरियड की बात करनी है तो टाइम पीरियड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, t क्या होता है 2 पाई r बाई वी, है ना। तो 2 पाई बाई वी तो एज इट इज रखा मैंने, और r यहाँ से कितना रख दिया, NH r, हाँ सही बात कर रहा हूँ मैं, NH अपॉन 2 पाई एम वी, 2 पाई से 2 पाई गया, यानी कि मेरे पास में t आ गया NH अपॉन एम वी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज डालने की कोशिश करूँ, अच्छा मैं वी स्क्वायर भी रख सकता हूँ ना वहाँ से, तो वी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास में n स्क्वायर। तो t हमारे पास आ चुका है n क्यूब इंटू 6.63 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.11 10 टू द पावर -31 इंटू 2.18 का स्क्वायर कर दियो भैया, और हमारे पास में आ गया 10 टू द पावर 12। आओ इसका एक फाइनल देख लेते कितना आ रहा है, और उसमें फिर टी की वैल्यू रखते जाएंगे। तो ये आ गया 6.63 डिवाइडेड बाय 9.11 डिवाइड बाय 2.18 अगेन 2.18, आई एम गेटिंग 0.153, तो 0.153 10 टू द पावर -34, ये जाके हो जाएगा -3 और -12 यानी कि -15 इंटू n क्यू, और ये आ रहा है मेरे पास में सेकंड में, है ना। चलो तो t की वैल्यू मेरे पास में आ गई 0.153 इंटू 10 टू द पावर -15 सेकंड, और इसको अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 2 और 3 की बात करी तो n इक्वल्स टू 1 पर तो t इतना ही आ जाएगा। अच्छा n क्यूब भी तो है साथ में, ठीक है ना, यस। तो n इक्वल्स टू 1 पर तो इतना ही आ जाएगा 0.153 10 टू द पावर -15। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3 की बात करूं तो n इक्वल्स टू 2 पर कितना आ जाएगा, ये 2 का क्यूब 8, तो 8 इंटू 0.153 कितना आ जाएगा भैया, 8 इंटू 0.153 फटाफट निकाल लेते हैं, 0.1224 इंटू 10 टू द पावर -15 सेकेंड, और अगर मुझे 3 रख दिया मैंने तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, यानी 27 इंटू
0.153, ये आ जाएगा 4.05 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट आर दी रेडियाई ऑफ द n इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3? भैया हमें पता है क्या कि रेडियस जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। तो अगर मैं r1 अपॉन r2 लूंगा, या फिर देखो ना, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 1 की दी हुई है, तो अगर मैं रेडियस को लिख दूं कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ n स्क्वायर बाय z, और फॉर n इक्वल्स टू 1 z इक्वल्स टू 1, आई एम गेटिंग r नॉट इक्वल्स टू क्या, कितनी दी हुई है 5.3 10⁻11। तो जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ n इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3, अगर मैं n इक्वल्स टू 2 की बात करूंगा तो n इक्वल्स टू 2 के केस में रेडियस कितना आ जाएगा, c यानी कि 5.3 10⁻11 -11 एंड मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, n इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और z तो 1 है। अगर यहीं पर मैं n इक्वल्स टू 3 की बात करूंगा तो मेरे पास में रेडियस आ जाएगी 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू n स्क्वायर, और n स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9, ये भी मेरे पास आएगा मीटर में, ये भी मेरे पास आएगा मीटर में। चलो भैया जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर, और ये आ जाएगा मेरे पास। आठवां क्वेश्चन क्या बोला भैया कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड? ओके, अगर ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन है, यहाँ पर एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये n इक्वल्स टू 2 तक जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो होता है 10.2, जिससे कि ज़्यादा ही है, तो यहाँ तक पहुँच ही सकता है। इसके बाद क्या होता है n इक्वल्स टू 3, यहाँ का एनर्जी डिफरेंस होता है 12.09, यहाँ भी जा सकता है। इसके ऊपर क्या होता है n इक्वल्स टू 4, यहाँ का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग 13.6, अरे ये क्या आ गया, चलो यहाँ का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग, कितना आएगा 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/16, तो 15/16 12.75। दिस एनर्जी डिफरेंस इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो ज़्यादा हो गया भैया, है ना, यानी कि n इक्वल्स टू 3 तक ही जा पाएगा बस, और अगर सिर्फ n इक्वल्स टू 3 तक ही जा पाएगा तो उस केस में यहाँ तो नहीं जा पा रहा, हटाओ इसे। तो अगर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीम आएगा और उसने हाइड्रोजन को रूम टेम्परेचर पर एनर्जी दी, तो वो एनर्जी से एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है ना, कुछ लॉस भी करेगा बाकी का पार्ट। उस केस में किस सीरीज की वेवलेंथ इमिट होगी? तो या तो ये सारे के सारे नीचे आके और इस जगह पे आ जाएंगे डायरेक्टली, या फिर ऐसे आके ऐसे आ जाएंगे। तो इन तीन वेवलेंथ की वैल्यूज आ सकती हैं, और उस केस में अगर यहाँ पे आएगा तो वेवलेंथ कौन सी आएगी, लाइमन सीरीज की, और यहाँ पर आए तो वेवलेंथ कौन सी आएगी, बामर सीरीज की। बामर में n इक्वल टू 3 से 2 वाला आएगा, यानी कि फर्स्ट लाइन आएगी, और लाइमन में फर्स्ट और सेकंड लाइन आएगी। तो अगर कुछ से कोई पूछेगा तो कौन कौन सी आएगी, तो मैं बोलूँगा भाई साहब लाइमन की फर्स्ट एंड सेकंड आ रही है, और बामर की कौन सी वाली, फर्स्ट वाली आने की संभावना है। निकालने का तरीका मुझे पता है क्या, हाँ h/λ को मैं इक्वेट कर दूंगा rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12.9 In accordance with the Bohr's model, find out the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius days. कैसे करें भाई, mvr इक्वल्स टू होता है nh/2π, यही था क्वांटाइजेशन। तो n जगह मेरे पास में mvr 2π डिवाइडेड बाय nh। आओ जरा देखें, मास 6 इंटू 10⁻24, कैलकुलेशन ये अब तो बस। वेलोसिटी भैया स्पीड दी है क्या, यस 3 इंटू 10⁻4,
रेडियस ऑफ ऑर्बिट 1.5 इंटू 10⁻11 2 3.14 n तो निकालना है ना, ये कहाँ से आ गया, और h देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है, कर लोगे तुम लोग। आ जाओ देख लेते हैं एक बार। तो 6 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6.63 25.57। ओ भाई साहब, इंटू 10 की पावर 24 और 4 28 प्लस 11 प्लस 34 73 आ रहा है भैया, ये आ रहा है n की वैल्यू। चलिए बस, तो यहां तक आपका एटम वाला पार्ट था। अब अगले वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर देखेंगे।